Class 8th. Welcome back to online classes of Heritage Public School. Children, so in last class we completed till first feature of our constitution, that is federalism. Okay, so now take out your book and open page number 233. Okay, done. So now let's move on to the second point of features of our constitution, that is parliamentary form of governance. This arrangement has the people electing their representative to the parliament, which consists of two houses, that is Rajya Sabha and Lok Sabha. यह अरेंजमेंट क्या कहता था? दिस अरेंजमेंट हैज़ द पीपल इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो कि इलेक्ट करते थे खुद के रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में, विच कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस. पार्लियामेंट में टू हाउसेस होते हैं, राज्यसभा एंड लोकसभा. सॉरी. In the parliamentary form of governance, the president is the only constitutional head of the executive. Parliamentary form of government में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं, एक ही हेड होते हैं ऑफ द एग्जीक्यूटिव हु एक्ट्स ओनली विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द रियल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो कि किससे डिस्कस करके जो भी डिसीजन लेते हैं किससे डिस्कस करके लेते हैं, रियल पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो कि होते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली आंसरेबल टू द पार्लियामेंट. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो सभी जो होते हैं वो आंसरेबल होते हैं पार्लियामेंट को. नाउ सेपरेशन ऑफ पावर्स. इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. थ्री ऑर्गन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड किया है. एंड असाइंस ईच ऑर्गन स्पेसिफिक एंड डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हर एक ऑर्गन को स्पेसिफिक और अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं और पावर्स दी हैं. दीज ऑर्गन्स आर, और ये ऑर्गन्स क्या हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. लेजिस्लेचर, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल कॉन्स्टिट्यूट द लेजिस्लेचर. जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं पीपल के वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं लेजिस्लेचर में. मतलब वो कहाँ होते हैं? लेजिस्लेचर में. दिस ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट इज़ पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम. ये ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का, मतलब ये जो पार्ट है गवर्नमेंट का, ये सबसे ऊपर होता है. पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर की. एज इट मेक्स ऑल यूनियन लॉज एंड कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव, क्योंकि ये सारे यूनियन लॉज को बनाता है और एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है. नाउ एग्जीक्यूटिव, it is responsible for implementing the laws and administering the country. एग्जीक्यूटिव किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर इम्प्लीमेंटिंग द लॉज, कि जो कंट्री है उसमें लॉज इम्प्लीमेंट हो रहे हैं नहीं हो रहे, इन सब के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं एग्जीक्यूटिव. थ्रू इट्स मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट्स, इनके अलग अलग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके थ्रू. अंडर द गाइडेंस एंड लीडरशिप ऑफ द पीएम. Judiciary, it is an autonomous organ of the government which ensures that the laws and rules of the country are followed properly. जुडिशरी हम सबको पता है क्या इंश्योर करती है कि कंट्री में जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, लॉज है, वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. एंड दैट द राइट्स ऑफ द सिटीजन आर प्रोटेक्टेड, और जो सिटीजन्स के राइट्स हैं उनको भी प्रोटेक्ट करती है. इट ऑल्सो डिसाइड्स ऑन एनी इशू अराइजिंग बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, और ये जो भी इशू होता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उसमें भी जो डिसीज़न लेती है वो ये जुडिशरी ही लेती है. नाउ यूएएफ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. दिस एसेंशियली मीन्स वन पर्सन वन वोट. इसका मतलब होता है वन पर्सन वन वोट. चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी क्रीड है, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता हो, अगर वो वन पर्सन है तो वन वोट ही उसका काउंट होगा. ऐसा नहीं है कि वो अगर हाई क्लास से बिलोंग करता है तो वन पर्सन एंड टू वोट, नहीं, वन पर्सन वन वोट. ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ 18 ईयर्स और अबाव ऑफ एज, हर इंडिया का सिटीजन जो कि 18 और से अबाव एज का है, उनको राइट टू वोट है, उनको यूएएफ है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंडर वो आते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, जेंडर, एजुकेशनल एंड स्टेटस. ओके, नाउ फंडामेंटल राइट्स. अब कुछ फंडामेंटल राइट्स इंडिया में हर एक सिटीज़न को प्रोवाइडेड हैं. अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द प्रोविज़न ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि वहाँ पे फंडामेंटल राइट्स के लिए प्रोविज़न है, विच आर प्रोवाइडेड टू ऑल इंडियन सिटीजन, जो कि हर एक इंडियन सिटीजन को प्रोवाइडेड है, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, क्रीड, जेंडर एक्सेट्रा.
6 फंडामेंटल राइट्स हैव बीन गारंटीड टू द सिटीजन। 6 फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर गिवन है सिटीजन्स को। हाउएवर दीज राइट्स हैव सर्टेन लेजिटिमेट रेस्ट्रिक्शन। इन राइट्स में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं which do not render them absolute. These restrictions aim to balance the right of the individual on one hand and the larger interest of the society and security of the country on the other. ये जो restriction है वो इसलिए लगाए गए हैं कि कोई इसका मिसयूज़ ना कर सके और ये राइट जो है पूरे सोसाइटी के लिए एक अच्छे तरीके से मतलब एक अच्छा साबित हो, मतलब बेनिफिट जो है सोसाइटी को मिले। ठीक है। द फंडामेंटल राइट enshrined in the Constitution of India are briefly discussed below. कुछ राइट्स यहाँ पर गिवन है, 6 राइट्स यहाँ पर गिवन है फंडामेंटल के। फर्स्ट, राइट टू इक्वेलिटी। इक्वेलिटी बिफोर लॉ। हर एक इंसान को, हर एक इंडिया के सिटीज़न को इक्वेलिटी का राइट है। इक्वेलिटी बिफोर लॉ, अब इसमें 4 पॉइंट्स है। फर्स्ट है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। इट मीन्स ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ। इसका मतलब है जो हर पर्सन है, हर इंडियन सिटीज़न है, वो बिफोर द लॉ सब इक्वल है, चाहे वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। ठीक है। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स। वही आ गया, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर, सेक्स एक्सेट्रा। ठीक है। ऑल सिटीजन हैव एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस। जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं, हर एक सिटीज़न को वहाँ आने का बिल्कुल इक्वल राइट है। ऑल सिटीज़न हैव इक्वल एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट। और हर एक सिटीज़न को एम्प्लॉयमेंट के लिए इक्वल एक्सेस है, इक्वल राइट है। Now, second one is right to freedom. It is a cluster of various rights of freedoms. Right to freedom में आता है, फर्स्ट है right of speech and expression. आपको फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन कि आप कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब जो सही है, ऐसा नहीं आप अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वो गलत है। राइट टू स्पीच है, आप अपनी बात रख सकते हैं सबके सामने और अपनी जो भी फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स। आपको फ्रीडम है कि आप पीसफुली असेंबल हो सकते हैं कि बिना किसी आर्म्स यानी हथियार वगैरह के। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस। आपको फ्रीडम है कि आप कोई भी यूनियन, कोई भी एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। फ्रीडम टू मूव फ्रीली। आप कहीं भी कभी भी आपकी मर्ज़ी से जा सकते हैं, आपको बिल्कुल पूरा राइट है। फ्रीडम टू रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आप कंट्री के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, ये आपको पूरा राइट है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। आपको पूरी फ्रीडम है कि आप कोई भी प्रोफेशन और कोई भी ऑक्यूपेशन क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इट प्रोहिबिट्स ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर। मतलब कि बैगर, ये प्रोहिबिट करता है जितने भी फोर्स। अब बैगर है, किसी छोटे छोटे बच्चों को वो फोर्स करते हैं बैगिंग के लिए, या उनके ज़बरदस्ती वो भेजते हैं कि हाँ बैगिंग करो, बच्चों को उठा ले जाते हैं। ठीक है। तो ये जितने भी फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर है, बैगर्स हैं, ये प्रोहिबिट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। इट प्रिवेंट्स चाइल्ड लेबर। चाइल्ड लेबर मतलब जो चिल्ड्रन जो कि अपनी 14 ईयर उन्होंने अटेन नहीं की है और वो वर्क कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल इलीगल है। हमारी कंट्री में चाइल्ड लेबर बिल्कुल प्रिवेंट है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल लिखा हुआ है चाइल्ड लेबर अगर उनके मम्मी पापा उसमें इन्वॉल्व है या कोई और उनसे वर्क करा रहा है, चाइल्ड लेबरिंग करा रहा है, तो बिल्कुल ये हमारे लॉ के अगेंस्ट है। ठीक है। कोई भी 14 ईयर्स से कम में वर्क नहीं कर सकता है। प्रिवेंट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। जो ट्रैफिक होता है उनको प्रिवेंट करने का भी राइट है। ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पीपल हैव द राइट टू फॉलो, प्रैक्टिस एंड प्रीच एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। कोई भी रिलीजन हो, कोई भी रिलीजन को वो फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ऑल माइनॉरिटीज़ हैव ए राइट टू कंजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर्स। हर माइनॉरिटी को राइट है कि वो अपना जो भी कल्चर है उसको कंजर्व करके और डेवलप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है जो कि बिल्कुल कम लोग हैं लेकिन वो अपना कल्चर बचाना चाहते हैं तो अपना कल्चर बचा सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो खुद भी अडॉप्ट कर लें। ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अंडर दिस राइट सिटीजन हैव द राइट टू गो टू द कोर्ट if they feel that any of the fundamental rights have been violated by the state.
इस राइट में, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वाले राइट में हर सिटीज़न को राइट है कि वो कोर्ट में जा सकते हैं उनको अगर लगता है कि उनको किसी भी फंडामेंटल राइट में वायलेट हुआ है उनका कोई भी फंडामेंटल राइट किसी और के थ्रू. ओके चिल्ड्रन, so for today your homework is you have to read the chapter. Okay children, so we will continue this chapter tomorrow.